दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, वो बातें अब करीब-करीब सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने तमाम बातें पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान कही। वो सारी बातें कही जो मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती। लेकिन क्या अब झोला उठाने के लिए भी 45 लोगों की जरूरत पड़ेगी? और जिन 45 लोगों को लाया जा रहा है, क्या वो 45 लोग झोला उठने से पहले अपना झोला उठाकर निकलने वाले हैं? कई सारी बातें आज की तारीख में एक साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या चुनावी हिंदुत्व के दौर में सोशल जस्टिस की बातें अब बेमानी हो गई है? सामाजिक न्याय की बुनियाद की बात करने वाले लोग खुद को पिछड़े वर्ग से आने और अति पिछड़े वर्ग से होने का दावा करने वाले लोग क्या इस देश में आरक्षण की पूरी से पूरे सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं? कारण क्या है? राहुल गांधी लंबे वक्त से कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 आरक्षित कोटे से आते हैं। और इस तरह की बातें जब राहुल गांधी कह रहे हैं, तो सियासत किस दिशा में जा रही है? और जब सियासत उस दिशा में जा रही है, लोकसभा चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन रहा है, तब भी मौजूदा दौर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की चाणक्य नीति के बूते किसी प्रकार चल रही सरकार, आज की तारीख में क्या झोला उठाने वाले अधिकारियों की फौज तैनात कर रही है? दरअसल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन यूपीएससी के माध्यम से निकाला है और यूपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस नोटिफिकेशन में 45 ऐसे अधिकारियों की टॉप लेवल पर तैनाती की बात की जा रही है जो लेटरल एंट्री के माध्यम से बहाल किए जाएंगे। और याद रखिए, लेटरल एंट्री से के माध्यम से बहाल किए जाने वाले इन अधिकारियों का में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, आरक्षण की प्रक्रिया का पालन इसमें नहीं होने जा रहा है। किसी भी प्रकार के सोशल जस्टिस नॉर्म्स, न तो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होना है, ना ही एसटी एसटी के आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होना है और ना ही ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होना है। ये सीधे सीधे नियुक्तियां हो रही है और राहुल गांधी यही कहते रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए। जाति जनगणना कराकर ये देखा जाए कि किस वर्ग की भागीदारी कितनी है, किस वर्ग तक संसाधनों की पहुंच कितनी है। और केंद्र सरकार ने 2017 से 2023 के बीच इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में 17-23 के 6 सालों के दरमियान 52 संयुक्त सचिवों, उप सचिवों इत्यादि की नियुक्ति की लेटरल एंट्री के माध्यम से, और उसमें भी किसी भी प्रकार के सामाजिक न्याय के मानदंडों का पालन नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग झोला उठाकर कैसे भागेंगे? और झोला उठाने की प्रक्रिया में ये झोला उठाकर चल देने का दावा करने वाले लोगों से भी पहले अपना झोला कैसे उठा लेंगे? क्या झोला उठाने की प्रक्रिया के लिए ही इन्हें लाया जा रहा है? ये एक ऐसा तकनीकी पहलू है जिसे समझना जरूरी हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो भी अधिकारी होते हैं, उनका एक लंबा सर्विस पीरियड होता है, एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, उनका पीएफ कटता है। केंद्र सरकार के पास उनके तमाम तरह की कमजोर नसें दबी हुई होती है। अकाउंटेबिलिटी से वो यानी जिम्मेदारी से बंधे हुए होते हैं। वो आसानी से भाग नहीं सकते। वो जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन जो लोग 3 साल 4 साल के लिए, 5 साल 10 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे लेटरल एंट्री के माध्यम से, उन्हें भारत के सिस्टम के अंदर काम करने की, प्रशासनिक तंत्र के अधीन काम करने का कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को तो रोक लगाई जा रही है। वो सीधे बाहर से लाए जा रहे हैं। ज्यादातर कॉर्पोरेट के लोग होंगे। अगर किसी फाइल पर दस्तखत करके, अगर किसी समझौते को, किसी डील को कराकर और वो अपना झोला उठाकर अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद यहां से निकल ले और उसके बाद कोई जांच होती है, कोई मामला पकड़ा जाता है, कोई 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट टाइप मामला आता है, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स टाइप मामला आता है, तो उस मामले में किस अधिकारी ने किया, ये जांच होगी। और जिस अधिकारी ने किया वो तो झोला उठाकर जा चुका। तो फिर सजा किसे दी जाएगी, जिम्मेदारी किस पर फिक्स की जाएगी? दरअसल ये झोला उठाकर भागने वाले लोगों की खेप तैयार करने की बारी है कि आखिर ऐसे लोगों को काम पर लगाओ जो काम भी कर जाए
रेस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आए तो वो भाग भी ले, यानी निकल भी ले, और सोशल जस्टिस के नॉर्म्स को, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को धत्ता भी बताया जा सके। यही बात राहुल गांधी लंबे समय से कहते रहे हैं कि इस देश में संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है, संसाधनों से वंचित कौन है, राष्ट्र की योजनाओं का फायदा किन्हें मिल रहा है और जिन्हें नहीं मिल रहा है उसका क्या कोई आर्थिक सामाजिक डेटा भारत सरकार के पास है। तो इन सारी बातों को लेकर तमाम तरह के नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ चलाए जाते हैं। और अब जब सोशल जस्टिस की बात इस तरह से धत्ता बताने की कोशिश है कि लेटरल एंट्री के नाम पर प्रशासन में चीजों को इस रूप में लाया जाए ताकि ऊपरी लेयर पर भी, यानी प्रशासन के ऊपरी स्तर पर भी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से अवरुद्ध होकर रह जाए। बड़ी उम्मीद थी, मंडल कमीशन 1990 में आया, तत्काल उस पर रोक लगी। 92 के अंत में, साल 1992 के अंत में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मंडल कमीशन के 27% आरक्षण के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद जो पहला बैच यूपीएससी का निकला, यानी अधिकारियों का जो पहला बैच 27% ओबीसी आरक्षण के साथ निकला, वो साल 1994 का था। और 94 के साल में निकले हुए लोग जिनकी भी सर्विस 30 साल बाद बची होगी, वो आपको पता है कि 30 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कोई आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी रैंक में, मुख्य सचिव रैंक में पहुंचता है। और जब मुख्य सचिव रैंक में वो पहुंच जाता है, उसके बाद या तो वो मुख्य सचिव बनेगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनेगा, या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अलग अलग मंत्रालयों का सचिव बनेगा। अब 2024 में मौका आ रहा था कि पहले बैच में कम से कम जो लोग सिलेक्ट हुए, उसमें से जो लोग रिटायर होने से बच गए होंगे अब तक, उन्हें सचिव स्तर तक जिम्मेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से यूपीएससी का बैच शुरू होता है, सबको पता है। जिस दिन लवासना मसूरी में, यानी आईएएस ट्रेनिंग सेंटर में जिस साल बहाली होती है, उस साल 1 सितंबर को वो बैच शुरू होता है, उसी दिन से ज्वाइनिंग मानी जाती है। 1 सितंबर 1994 को पहला बैच यूपीएससी का, आईएएस का, वो मसूरी में बहाल हुआ। आईपीएस का पहला बैच हैदराबाद में बहाल हुआ। आईआरएस का पहला बैच फरीदाबाद और नागपुर के ट्रेनिंग सेंटर पर बहाल हुआ, और इसी तरह दूसरी सर्विसेज में हुए। लेकिन 1 सितंबर 1994 के जो बहाल हुए, 1 सितंबर 2024 को, यानी आज से तकरीबन 12-13 दिनों बाद, कह सकते हैं 2 हफ्ते बाद, 30 साल की सर्विस, उनमें से जो रिटायर होने से बच गए होंगे, अभी भी सर्विस में होंगे, वो कम से कम चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी रैंक में आने के हकदार हो गए, होने जा रहे हैं 2 हफ्ते बाद। और उसके ठीक पहले लेटरल एंट्री का प्रोग्राम। ये कौन सा सामाजिक न्याय चल रहा है? मैं गरीब माँ का बेटा हूं, देश में 4 ही जाति है, गरीब, महिला और तमाम तरह की बातें करने वाले 4 जातियां गिनाने वाले सरकार। और इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को लेकर जब विमर्श इस स्तर पर उठ गया हो, जिस स्तर पर अब आप देख सकते हैं कि कई सालों से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर, नहीं माने जाने को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन पर अब हाई कोर्ट ने भी अपनी सहमति जता दी और हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के परिणाम को रद्द कर दिया, उस रिजल्ट को रद्द कर दिया और आरक्षण के संविधान के अनुरूप तय मानकों के अनुसार नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया। उसके बाद अब ये समझना और समझने की कोशिश करने में बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है कि आखिर मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किस तरीके से, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, किस तरीके से वहां सामाजिक न्याय के मानदंडों का पालन कर रही है। और जब सामाजिक न्याय के मानदंडों का पालन करने के मामले में जब रवैया ऐसा है, तो उस रवैये की एक अगली कड़ी आज आपने देखा, हमारी स्क्रीन पर भी आप उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से 45 लेटरल एंट्री के माध्यम से टॉप लेवल के अधिकारियों को अलग अलग मंत्रालयों में, जी हां, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में डिसीजन मेकिंग के लेवल पर तैनात करने की तैयारी हो रही है। स्वाभाविक है कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है, स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कोई कर्मचारी भाग नहीं ले सकते। और इसके बाद ये सामान्य सी बात हो जाती है कि आएंगे कौन लोग? आएंगे वही लोग जो लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे होंगे, जो लोग माधवी बुच की तरह होंगे,
माधवी बुच का नाम आपने सुना, सेबी में लंबे अरसे के बाद, यूं कहें कि शायद पहली बार किसी गैर यूपीएससी वाले की, नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले की बहाली सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर हुई। सेबी के अध्यक्ष के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहते हैं, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके पूरे नियंत्रण की जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसके चेयरपर्सन के तौर पर तैनाती हुई माधवी बुच की। क्या मामला सामने आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में? विनोद अडानी के साथ कैसा रिश्ता है माधवी बुच का? किस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग की कथित प्रक्रिया को अंजाम दिया गया? तो क्या माधवी बुच की तरह के लोग पूरे सिस्टम पर हावी होने जा रहे हैं? ये सवाल आज की तारीख में इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। पहली बात कि जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को अलग अलग पॉइंट पर संक्षेप में समझने की कोशिश की जाए। नंबर एक, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? किसी कंपनी को ठेका देकर किसी फाइल पर सिग्नेचर कर ये लोग फिर उसके बाद चले जाएं तो इन्हें पकड़ेगा कौन? नंबर दो, सामाजिक न्याय और आरक्षण की प्रक्रिया का क्या होगा? नंबर तीन, क्या माधवी बुच की तरह से ही दूसरे लोग इस तरह के सिस्टम में आएंगे जो कहीं किसी विनोद अडानी या कहीं किसी और के साथ अलग तरह के मामलों में कथित तौर पर लिप्त पाए जाएंगे? ये तमाम सवाल आज की तारीख में मौजूद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ तो पारदर्शिता के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए, और 1990 से लेकर 2014 के बीच उत्तरोत्तर रूप से सामाजिक भागीदारी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की जो कोशिश की गई, क्या उस प्रक्रिया का अब अंत होने वाला है? आप सिलसिलेवार ढंग से देखें 1990 से अब तक, तो 1990 में मंडल कमीशन आया, यानी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की, समाज के अंतिम वर्ग तक चीजों को पहुंचाने की कोशिश हुई। चुनाव आयोग की पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के मकसद से 1991 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए टीएन शेषन, वहां से चुनाव आयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। 1992 में आर्थिक सुधार के बाद के दौर में टैक्स रिफॉर्म की प्रक्रिया चली, राजा चलैया कमीशन के बाद। उसके बाद रेगुलेटिंग अथॉरिटी यानी नियामक प्राधिकरण का दौर आया। इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए हो, दूरसंचार के लिए ट्राई हो, चाहे वो बैंकिंग के लिए बैंकिंग लोकपाल हो, हर जगह सरकार की तरफ से कोशिश हुई कि जनता से जुड़े मुद्दों पर नियामक प्राधिकरण हो ताकि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द ज्यादा हील हुज्जत किए बिना सुलझाया जा सके, पारदर्शी तरीके से काम हो सके। इसी कड़ी में अगला काम 2005-6 में आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से भी हुए। इसी कड़ी में आपने देखा कि सरकारी नौकरियों में जो मंडल कमीशन का आरक्षण वीपी सिंह ने दिया, उसका आगे विस्तार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के आवंटन में भी आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में अर्जुन सिंह के समय में 2006-7 में उसमें भी आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ये तमाम चीजें देखने को आई, यहां तक कि मुआवजे को लेकर जो नीति थी उसके लिए भी भट्टा परसौल के बाद जब राहुल गांधी बाइक पर चढ़कर गए थे, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया, कानून बनाया, मुआवजे की दरें तय की, और मुआवजे की दरें तय होने के बाद किसानों के भूमि अधिग्रहण का मामला भी काफी हद तक सुलझता हुआ नजर आया। लेकिन जरा 2014 के बाद की स्थितियों को देखें। एक तरफ आरटीआई कानून पर शिकंजा कसने की कोशिश, आरटीआई को स्वायत्त संस्था न मानकर, सूचना के अधिकार और सूचना आयोग को स्वायत्त संस्था न मानकर सूचना आयोग को क्या बना दिया गया? राज्यसभा से बचाने के लिए लोकसभा से ही पास करा लिया गया कि वे भारत सरकार का अंग है, स्वायत्त अंग नहीं है। ये चुनाव आयोग सीएजी या सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है, ये सरकार के अधीन की एक संस्था है। और मनी बिल बनाकर इसे यानी राज्यसभा से बचाने के लिए धन विधेयक बनाकर लोकसभा से पारित करा लिया गया। चुनाव आयोग की स्थिति आप सबको पता है। ठीक इसके बाद की स्थिति आप देखें तो आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर कैसे अलग अलग दौर में विमर्श को दबाने की कोशिश की जाती है। हर जगह रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश, कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में नीतियां बनाने की कोशिश, सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली जो धाराएं चल रही थी, जो परंपराएं चल रही थी, जो नियम कायदे बने हुए थे, उन नियम कायदों से परे जाकर
एक ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश जिस परिस्थिति में तमाम तरह के सोशल जस्टिस के पैरामीटर निष्प्रभावी होते चले जाएं। और अब उसी कड़ी में 52 लोगों को पहले 2017 से 23 के दरमियान तैनात किया गया केंद्र सरकार में सचिव, उप सचिव जैसे पदों पर। और अब 45 लोगों के लिए सीधे सीधे यूपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही, सरकार डेटा क्यों नहीं दे रही। सरकार तो सामान्य जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों का विमर्श बदल रहा है। यहां तक कि लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात के प्रति प्रतिबद्धता जताने के 24 घंटे के अंदर जो चुनाव कार्यक्रम आता है उसमें भी 4 राज्यों की जगह किस्तों में चुनाव कराने की बातें होती है। यानी अपनी कही बात से 24 घंटे भी नहीं लगते, सरकार का कोई ना कोई अंग, सिस्टम का कोई ना कोई अंग पलटता हुआ नजर आता है। तो क्या इस परिस्थिति में माना जाए कि पलटू राम शब्द सिर्फ नीतीश कुमार पर ही चस्पा होता है, या पलटू राम का शब्द सीधे सीधे मौजूदा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार, उस सरदार सरकार की नीतियों और उसके अलग अलग अंगों पर चस्पा होता हुआ दिखाई देता है। कई सारी परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई है जिसमें अब दिखाई दे रहा है कि झोला उठना तो तय है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कब झोला उठेगा, इसके समय को लेकर, इसकी टाइमिंग को लेकर भले ही लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या झोला उठाने के पहले जो खेल किया जाना है और उस खेल के लिए केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी क्या उसमें अपनी संलिप्तता को करने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म बेसिस पर एडहॉक अपॉइंटमेंट के और लेटरल एंट्री के नाम से लाने की कोशिश हो रही है, ताकि इन लोगों से फाइलों पर सिग्नेचर कराओ और तमाम उल्टे सीधे काम कराकर और झोला उठाने के पहले इनका भी झोला उठवा दो, या झोला उठाने वाले लोगों की एक खेप तैयार कर दी जाए ताकि आने वाले समय में न तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को लेकर सवाल हो सके और नहीं झोले में क्या क्या उठा इसको लेकर कोई सवाल कर सके। ये तमाम परिस्थितियां इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि झोला अब दरअसल बहुत भारी हो चुका है जो अकेले नहीं उठ सकता, लिहाजा इसके लिए 45 लोगों को लाने की जरूरत हो रही है। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से मुंह मोड़ने की एक तरह से आजादी दिलाने के लिए ये लूप होल जो ढूंढा जा रहा है, इस लूप होल पर राहुल गांधी की नजर बहुत पहले पड़ गई थी। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोई एक अधिकारी यूपीएससी के द्वारा ऐसी सेलेक्ट करके भेजी जाती है जिसके सिलेक्शन को अंततः यूपीएससी और केंद्र सरकार के यानी डीओपीटी के द्वारा ही रद्द करना पड़ता है। फिर यूपीएससी का चेयरमैन झोला उठाकर चला जाता है, वो पहला फकीर बन जाता है जो झोला उठाकर चल देता है। और आज की तारीख में तो 45 लोगों की पूरी खेप आ रही है, 52 लोगों की खेप पहले आ चुकी है। तो देखते जाइए अमृत काल का, यदि यही अमृत है तो अमृत काल का विष पीने के लिए क्या इस देश के वंचित वर्ग के लोग, क्या इस देश के ईडब्ल्यूएस के लोग, क्या इस देश के ओबीसी ईबीसी के लोग, क्या इस देश के एससी एसटी वर्ग के लोग सभी इसके लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन तैयार है और कौन तैयार नहीं है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में फैसला जनता की अदालत में होता है और जनता की अदालत के लिए 2 राज्य भी जा रहे हैं, 2 राज्य भी जाने वाले हैं। सिस्टम का पहला अग्निवीर दरअसल सेना के लोगों को तो बाद में बनाया गया, अग्निवीर बनाने की पूरी प्रक्रिया इस रूप में सिस्टम में डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाले जगहों पर यानी लुटियंस दिल्ली के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पर इस तरह से तैनात करने की तैयारी है अग्निवीरों को, जो अग्निवीर सबसे पहले झोला उठाने की प्रक्रिया में आगे खड़े होते हुए दिखाई देने वाले हैं। सेना के अग्निवीरों को छोड़ दीजिए, वो तमाम तरह से सरकार के विरुद्ध गांधीवादी विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि अग्निवीर की प्रक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ सरहदों के लिए भी लड़ रहे हैं, देश के से वो देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के साथ सामने वो झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन झुकने वालों की पूरी फौज तो ऊपर ही लाई जा रही है। देखते जाइए अब आगे होता है क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।